ओके पीपल, ग्रेविटेशन को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. दिस विल जस्ट बी अ रिकैप, प्लस थोड़े बहुत और फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनको हम कवर करेंगे. स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है. जब आपका वो मैं चालू करूँगा तो ऑब्वियसली आई विल टेक इट ऑल अलोन. थ्रस्ट एंड प्रेशर है शायद आपका, और वो सब सारी चीज़ें हैं. लेकिन ग्रेविटेशन को थोड़ा बहुत, और ये आप एक रिवीजन ही समझ लीजिए. हमारा जितना भी ग्रेविटेशन को लेकर चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट कवर्ड है. सम थिंग्स मोर लाइक एस्केप वेलोसिटी क्या होता है वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. थोड़ा सा केपलर्स लॉ क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. सो ग्रेविटेशन. तो अगर आप देखोगे स्टेट बोर्ड में जो ये चैप्टर है ग्रेविटेशन का, इसमें विथ ऑप्शन के जो मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स हैं. विदाउट ऑप्शन के आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से हर बार आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में. ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बस. अब ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपेटल फोर्स, केपलर के लॉ जो आप लोगों को भी है, केपलर के लॉ. ठीक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम पढ़ चुके हैं, F=G m1 m2 by r का स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, फ्री फॉल क्या होती है, और एस्केप वेलोसिटी. तो ले देखिए ये वाला जो एस्केप वेलोसिटी का है, दैट इज समथिंग दैट वी हैव स्टिल नॉट कवर्ड. और थोड़ा बहुत जो केपलर का लॉ है वो हमने शायद पूरा कवर नहीं किया है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टच बेस विथ ऑल दीज थिंग्स एंड मेक श्योर दैट ग्रेविटेशन एज अ चैप्टर फ्रॉम ऑल द बोर्ड्स इज क्लोज्ड वंस एंड फॉर ऑल. ठीक है, ओके ओके ओके. Okay, so what is gravitation? The phenomena of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. ठीक है, तो Isaac Newton was the one who discovered gravitation. आप आगे आइए, आप क्रिश इधर बैठिए. The phenomena of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, Newton's law of gravitation. That's the reason we call it as Newton's law of gravitation. ठीक है, gravitation is a natural phenomena by which all things with mass or energy including planets, stars, galaxies etc are attracted to one another. तो हर एक चीज़ एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही है. एवरी बॉडी बेसिकली अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी. ग्रेविटेशन सिर्फ अर्थ का मामला नहीं है, किसी भी दो बॉडीज में अक्रॉस द यूनिवर्स देयर विल बी अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, वो ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी. ठीक है, ओके. So circular motion, what is force and motion? A force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object. ठीक है, तो अगर आपको देखिए फोर्स से क्या होता है, what is ये जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, change the speed as well as direction of motion. वेलोसिटी में दो कंपोनेंट्स होते हैं. क्या, what is the component? एक होता है डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड. अगर आपने मैग्नीट्यूड को चेंज किया तो एक्सेलरेशन होगा, अगर आपने डायरेक्शन को चेंज किया तो भी एक्सेलरेशन होगा, अगर आपने दोनों को चेंज किया तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा. बिकॉज एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, अगर आप देखते हो भाई साहब, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी. ये तो सबको मालूम होगा. तो व्हाट इज v माइनस यू बाई टी? v माइनस यू बाई टी इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज. ठीक है, अभी जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है ये दो चीज़ों की वजह से होता है. ठीक है, एक होता है भाई साहब आपके चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से, और दूसरा होता है भाई साहब आपका चेंज इन डायरेक्शन की वजह से. ठीक है, सो देयर आर टू रीजंस व्हाई वेलोसिटी विल चेंज, ईदर बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड और देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, और बोथ. ठीक है, दोनों हो सकता है. ठीक है, अगर आप देखोगे किसी भी बॉडी का सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो लेट्स से इस बॉडी की स्पीड यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, इस बॉडी की स्पीड यहाँ पे भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, इस बॉडी की स्पीड यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो बतौर अगर आप देखोगे पूरे सर्कुलर मोशन में इस बॉडी की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड. तो इज देयर अ चेंज इन द वेलोसिटी? मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, बट इज देयर अ डायरेक्शनल चेंज? यस. ठीक है, तो आपका भाई साहब चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है. तो इसका मतलब क्या चेंज इन वेलोसिटी हो रही है? यस, क्योंकि वेलोसिटी दोनों तरीके से चेंज हो सकती है, डायरेक्शन वाइज भी चेंज हो सकती है या मैग्नीट्यूड वाइज भी से सकती है, या दोनों. ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ चेंज हो रहे होंगे तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन होगा. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. So a force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object.
किसी भी बॉडी को अगर भाई साहब चेंज करना है तो फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, centripetal force, the force acting on any object moving in a circle and directed towards the center of the circle is called the centripetal force। तो अगर आप भाई साहब देखोगे किसी भी बॉडी को अगर मेरे को घुमाना है, समझ लो यहाँ पे धागे पे कोई स्टोन बांध कर घुमा रहा हूँ, so there will be a force which will be directed towards the center and this is known as the centripetal force, this is known as the centripetal force। The force acting on any object moving in a circle and directed towards the center of the circle is called centripetal force। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप भाई साहब देखोगे द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मून हमारे आजू बाजू घूम रहा है तो क्या हमने धागा बांध के रखा है उसके साथ? क्या धागे से घुमा रहे हैं? तो किस हिसाब से घूम रहा है? सो देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। उधर से उठो तुम, और कभी भी उसके बाजू में नहीं। सोहम, एडजस्ट योरसेल्फ एनीवेयर, नॉट देयर, ठीक है। अगर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, बिटवीन अ सैटेलाइट एंड अ प्लैनेट एंड द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग, हाउ इज दिस फोर्स एप्लीकेबल? दो ऑब्वियसली सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच में क्या है? देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट। आप उधर किस सैटेलाइट का भाई साहब, एक सैटेलाइट, चाहे वो नेचुरल सैटेलाइट हो चाहे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, irrespective of whether it happens to be a natural satellite or an artificial satellite, ठीक है। सो एक सैटेलाइट का एक प्लैनेट के आजू बाजू घूमना क्यों होता है? क्या कोई धागा बंधा हुआ है इससे? नहीं। सो देयर हैज टू बी अ फोर्स, अदरवाइज सेंट्रीपिटल मोशन हो ही नहीं सकता। देयर हैज टू बी अ फोर्स, अदरवाइज सेंट्रीपिटल मोशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये कैसे घूमता है? दिस इज बिकॉज देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स विच एग्जिस्ट, ठीक है। सो द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स exerted on it by the planet, ठीक है। The direction of the force is towards the center of the planet। तो हमेशा ये जो डायरेक्शन है ये सेंटर ऑफ द प्लैनेट पे होगा। और इसलिए देखो, आप अगर देखोगे हमारे मून के रेवोल्यूशन के वजह से हमारे अर्थ में जो सीज में हाई टाइड और लो टाइड आता है वो होता है। जब मून बहुत क्लोज होता है हमारे अर्थ के तो हाई टाइड आएगा, जब मून दूर रहेगा तो लो टाइड हो जाएगा। ये हाई टाइड क्यों आ रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ रहा है, ठीक है। केपलर के लॉ, एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो न्यूटन ने थोड़ा बहुत केपलर का लॉ कॉपी किया है, ठीक है। हालांकि न्यूटन का लॉ एक अलग तरीके से उभर के आ रहा है, बट न्यूटन हैज टेकन द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट हिज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो केपलर नोटिस दैट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स फॉलो सर्टेन लॉज। ही स्टेटेड 3 लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है। पहला लॉ क्या है? ठीक है, जो भी आपका ऑर्बिट होता है वो ऐसा सर्कुलर नहीं होता है, वो ऐसा इलिप्टिकल होता है, ठीक है। ऐसा भाई साहब, ये मतलब पूरा सर्कल नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये आपका पहला हो गया, ठीक है। सो आपका जो सन होगा, किसी भी प्लैनेट का जो सन के अराउंड मूवमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्लैनेट का जो सन के अराउंड मूवमेंट होगा, सन तो या तो ये फोकस पे होगा या तो ये फोकस पे होगा। ये दोनों फोकस है, ठीक है। कैसे फोकस है भाई साहब? अगर देखो, जैसे अगर हमने बोला कि भाई साहब लेट्स से एक ऑर्बिट है, ठीक है। लेट्स से मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, प्रॉपर सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। और लेट्स से हमने भाई साहब यहाँ पे एक सर्कुलर ऑर्बिट ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो भाई साहब आपका सन है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज बेसिकली द सन, और यहाँ पे एक सन, तो ये आपका क्या हो गया? फोकाई, फोकाई F1, फोकाई F2। अभी इन दोनों को मिलाकर है आपका प्लैनेट का सर्कुलर ऑर्बिट। सो बेसिकली प्लैनेट घूम रहा है इस ऑर्बिट पे। सो द सन कैन बी ऑन वन फोकस और द अदर, ठीक है। F1 पे हो सकता है या F2 पे हो सकता है। Every planet has got an elliptical movement or orbit around the sun and the sun can happen to be on any of these 2 focuses, ठीक है। मतलब आपका परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है प्लैनेट का। ये ऑर्बिट हो गया, प्लैनेट ऐसे घूम रहा है और सन बराबर इसके मिड पॉइंट पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सन इज लाइक दिस, ठीक है। ये आपका प्लैनेट घूम रहा है और सन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, दैट इज F1 पे, या ये प्लैनेट घूम रहा है और सन यहाँ पे हो सकता है F2 पे, ठीक है। इट कैन बी ऑन एनी ऑफ द 2 फोकाइज। तो एवरी प्लैनेटरी मोशन अराउंड द सन विल बी along an elliptical orbit and the sun happens to be on one of the either of the 2 foci. Are we clear? This would be Kepler's first law, people, ठीक है। This would be Kepler's first law. Clear है भाई साहब? He stated 3 laws described by planetary motion: ऑर्बिटल लॉ, एरिया लॉ एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। ये 3 हैं आपके, ठीक है। ऑर्बिटल लॉ है, एरिया लॉ है एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। तो पहले हम पढ़ रहे हैं भाई साहब ऑर्बिटल लॉ।
Kepler's first law, the orbit of a planet is an ellipse with sun at one of the foci. तो जैसे मैंने आपको बोला सन या तो इस फोकाई पे होगा या तो इस फोकाई पे होगा. The sun will be at any of the two foci and the orbit will be an elliptical orbit. Are we clear on this one, people? The sun will be on any of the two foci and the orbit will be an elliptical orbit. It will not be a perfect circular orbit. ये हो गया केपलर का पहला लॉ. ठीक है, क्लियर है? Are we clear on this one, people? Okay. केपलर का सेकंड लॉ है pertaining to area. ओके, अभी देखो ये प्लैनेट यहां से यहां गया. ठीक है, ये प्लैनेट एट अ पर्टिकुलर टाइम, समझ लो टाइम टी में यहां से यहां गया, तो ये हो गया इसका एरिया स्वेप्ट. भाई साहब देखो ये पूरा जो है दिस विल बी द एरिया कवर्ड. समझ में आ रहा है? ये सन के साथ देखिए ये वाला एरिया, ये वाला एरिया. ठीक है, उसी टाइम पे ये यहां से यहां गया तो ये वाला एरिया A1 और A2 बराबर होंगे. फिर से बता देता हूं आपका. ठीक है, केपलर का दूसरा लॉ क्या बता रहा है भाई साहब? तो लेट्स से सन का ऑर्बिट कैसा है भाई साहब? इलेप्टिकल है. ठीक है, सॉरी प्लैनेट का ऑर्बिट इलेप्टिकल है. सन इज हियर समवेयर. ठीक है, सन इज हियर वन ऑफ द टू फोकाइस. ओके, समझ लो हमारा जो एक प्लैनेट है ये ऐसे मूव कर रहा है. यहाँ पे था पहले, ठीक है, यहाँ पे था एंड नाउ इट हैज रीच्ड हियर. ठीक है, तो प्लैनेट इन टाइम टी हैज रीच्ड फ्रॉम ए टू बी. प्लैनेट इन टाइम टी हैज रीच्ड फ्रॉम ए टू बी. तो आपका एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट कितना हो जाएगा? एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई साहब आपका एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट. ठीक है, क्लियर है? दिस वुड बी द एरिया दैट हैज बीन स्वेप्ट बाय द प्लैनेट with respect to the sun. With respect to the sun, this is the area which has been swept by the planet. Now the planet comes here and it moves till here in time t. ध्यान दीजिएगा, सेम टाइम t में यहां से यहां मूव हुआ है. अगर मैं इस एरिया को देखूं, ठीक है, लेट्स से ये हो गया आपका एरिया A1 और ये हो गया आपका एरिया A2. तो एरिया A1 विल बी इक्वल टू एरिया A2. ठीक है, so the planet which is moving around the sun in an elliptical orbit will have the same sweeping of areas in the same time t. That's Kepler's second law. समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, एक प्लैनेट जो इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव कर रहा है, किसी भी पोजीशन पे उठा लो तुम, जो सेम टाइम पे एरिया होगा दैट विल बी देयर. ठीक है, अभी इसको ऐसे समझो, समझ लो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल मतलब ऑलमोस्ट ट्राइंगल ही है ये. ठीक है, ये वाला भाई साहब ट्राइंगल है, देखो ट्राइंगल. ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया देखो, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. अगर आपने हाइट को बढ़ाया तो बेस कम हो जाएगा. यहां पे आपने क्या किया है बोलो? बेस को बढ़ाया है. ठीक है, तो आपने बेस को बढ़ाया है और हाइट को कम कर दिया. देखो ऑब्वियसली हाइट विल बी लेसर. ठीक है, तो इससे आपका क्या डिडक्शन होता है? फिर से समझिए, प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एट वन फोकाई, सेम टाइम टी पे जो एरिया स्वीप होगा वो इक्वल होगा. क्लियर है? मतलब यहां पे देखो हाइट ज्यादा है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये वाला बेस क्या हो जाएगा? कम. यहां पे देखो हाइट कम है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बेस का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं. इट्स लाइक दिस, हाफ इंटू 4 इंटू 2 करोगे तो इस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 4, वैसा हो जाएगा भाई साहब. ठीक है, अगर समझ लो ये बेस है इधर तो ये हाइट हो जाएगी इधर, ये हाइट है इधर तो ये बेस हो जाएगी इधर. इट्स लाइक दिस. ठीक है, तो मतलब आपका इससे क्या डिडक्शन निकलता है? चलो फटाफट पीपल बताओ. जब सन प्लैनेट के क्लोज आता है तो बेस ज़्यादा होता है, तो फिर और जब दूर होता है तो वो हाइट ज़्यादा है. तो हाइट ज़्यादा होता है. लेकिन इससे क्या डिडक्शन हुआ? देखो बेस और हाइट में तुम कंपैरिजन करते रहोगे ना, कहीं नहीं पहुंचोगे. ठीक है, तुम्हारा बेस कंपैरिजन यही होना चाहिए कि भाई साहब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है. तो जब सन प्लैनेट के क्लोज है तो बेस क्या हो जाएगा? ज़्यादा. जब सन के दूर है तो हाइट तो ज़्यादा है, हाइट को छोड़ दो. अभी बताओ बेस क्या हो जाएगा? कम. इसका मतलब जब प्लैनेट सन के करीब है तो उसी टाइम पे वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है. आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, जब प्लैनेट सन से दूर है तो उसी टाइम पे वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है. दिस इज व्हाट हैज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम केपलर्स लॉ. क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगेन प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के आजू बाजू घूम रहा है. ठीक है, जो एरिया स्वीप इन होता है बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल.
विच मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच मीन्स अगर यहाँ पे भाई साहब हाइट बढ़ा है तो बेस कम होगा, यहाँ पे भाई साहब हाइट कम हुआ है तो बेस बढ़ेगा, ठीक है। अगर बेस आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब व्हेन द प्लैनेट इज नियर बाय टू द सन, लेट्स इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस a dash b dash in time t, this will be covered a b in time t when it is further away from the sun. तो when the planet, तो obviously आपका भाई साहब a dash b dash क्या होगा, will be greater than a b, ठीक है। सो प्लैनेट की स्पीड बढ़ जाएगी जब वो क्या होगा, क्लोज टू द सन होगा। planet speed will increase when it is closer to the sun. Are we getting this, people? This is what we infer from the second law of Kepler. First law is that every planetary motion will be along an elliptical orbit around the sun, and the sun will happen to be in any of the two foci. Second is the area swept in by the movement of the planet at these two positions will be equal. ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भाई साहब इक्वल हो जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन, पीपल? समझ में आ रहा है? तुमने माना है टाइम, ओके, इसको ऐसे समझो। इनका कहना है कि भाई टाइम क्या, हाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉमन फैक्टर तो लेना पड़ेगा ना। देखो तुम जब कंपैरिजन करते हो, समझ लो दो फ्रैक्शन है, कैसे कंपैरिजन करोगे? या तो उनके न्यूमरेटर को बराबर करो या तो डिनोमिनेटर को। जो प्रॉपर वे है वो क्या करते हो, तुम डिनोमिनेटर को सेम कर देते हो, फिर देखते हो न्यूमरेटर किसका ज़्यादा, ठीक है। अगर तुमको न्यूमरेटर सेम करना है तो तुम देखोगे डिनोमिनेटर किसका कम, जिसका डिनोमिनेटर कम वो ज़्यादा बड़ा फ्रैक्शन हुआ। दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट, राइट। तो तुमको कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ कॉमन करनी पड़ेगी ना। तुम अगर इस मूवमेंट को और इस मूवमेंट को कंपेयर कर रहे हो तो तुमको टाइम का फैक्टर तो कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। वरना तुम भाई साहब बोलोगे ये टाइम है और वो टाइम है, टाइम अलग अलग लोगे तो डिस्टेंस भी अलग अलग हो जाएगा। सो हमने क्या कर लिया है भाई साहब, टाइम को फैक्टर कर लिया है। टाइम हमारा सेम है, इसका भी टाइम और इसका भी टाइम। हमको भाई साहब एरिया जो स्वीप इन हो रहा है वो बराबर होगा, और एरिया स्वीप इन बराबर के चलते हम क्या देख रहे हैं भाई साहब कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू, एक नॉर्मल सेक्टर का एरिया अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कहीं कुछ हद तक हम इसको एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी मान लें। भाई ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना ही प्रोपोर्शनली बड़ा होगा भाई साहब, ठीक है। तो हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से अगर हम चलें नॉर्मली तो हमको क्या दिखेगा कि भाई साहब सेम टाइम में दिस इज कवरिंग अ लेस डिस्टेंस, सेम टाइम में दिस इज कवरिंग अ बिगर डिस्टेंस, अ लार्जर डिस्टेंस, विच मीन्स दैट व्हेन द प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन, इररिस्पेक्टिव कोई भी प्लैनेट हो, व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन इट विल मूव फास्टर, ठीक है। इट विल मूव फास्टर, इट्स मूवमेंट विल बेसिकली इट विल इंक्रीज इट्स स्पीड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड लॉ ऑफ केपलर, ठीक है। दिस वाज बेसिकली द सेकंड लॉ ऑफ केपलर। Kepler's second law, the line joining the planet and the sun, line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time, equal areas in equal intervals of time, मतलब A1 area will be equal to A2 area. Are we getting this straight into our heads, people? समझ में आ रहा है? कोनो तकलीफ किसी को भी? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? नो? आगे बढ़ा जाए, चलिए भाई साहब। केपलर का थर्ड लॉ क्या है? द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। ओके, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। चलिए इसको देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं केपलर महाराज, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब सन, ठीक है। दिस इज द सन, दिस इज द प्लैनेट, ठीक है। ओके, टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? व्हाट इज टाइम पीरियड? देखो अगर किसी बॉडी को तुम गोला गोला घुमा रहे हो ना, ये चालू हुआ, ये ऐसा यहाँ तक जब आया ना तो ये एक रेवोल्यूशन हो गया। इस रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। आर वी क्लियर, ठीक है। तो एक बार एक चक्कर मारने में तुम्हारा जो टाइम जाता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? एनीवन? समझ लो तुम्हारा भाई साहब स्पीड, ये समझ लो ये तुम्हारा स्पीड है v, ठीक है, v है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बोलो कितना डिस्टेंस कवर किया तुमने? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हो जाएगा भाई साहब? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। डिस्टेंस तुम यहाँ से चले और यहाँ तक आए तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 2πr। स्पीड क्या हो जाएगी भाई साहब? तुम्हारी स्पीड हो जाती है भाई साहब v, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल? ओके, खैर अभी यहाँ पे केपलर महाराज क्या बोल रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड
मतलब किसी भी प्लैनेट का जो टाइम लग रहा है सन का एक चक्कर मारने में, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अभी इसको सोचो, मीन डिस्टेंस मतलब क्या होता है, समझो। यहां पे भाई साहब डिस्टेंस हो गया r1, यहां पे डिस्टेंस हो गया r2, यहां पे क्या तुमको दिख रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है? क्या तुमको दिख रहा है डिस्टेंस कांस्टेंट है? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, समझ लो r10, ठीक है। सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दो भाई साहब, r1 r2 से लेकर r10 तक, और डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तुम्हारा ये हो जाएगा मीन डिस्टेंस, ठीक है। दिस विल बी द मीन डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सो ड्यूरिंग इट्स इलेप्टिकल ऑर्बिटल मोशन around the sun, a planet will have a calculated mean average distance from the sun. How do we do this? We add all these distances and divide it by the number of additions that we have made. ठीक है, तो ये हो जाएगा एवरेज डिस्टेंस। ये केपलर का भाई साहब थर्ड लॉ है। उन्होंने कोई डेरिवेशन नहीं दिखाया था, उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से इसको लाया। उन्होंने सारे प्लैनेट्स की स्टडी की और कोई फॉर्मूला नहीं इजाद की उन्होंने देखा कि सारे प्लैनेट्स का टाइम पीरियड इस तरह से कोरिलेटेड है। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ दैट प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। दैट्स व्हाट ही ऑब्जर्व। सो दीज आर द 3 लॉज ऑफ केपलर, ठीक है। क्या क्या भाई साहब 3 लॉ हो जाएंगे, फटाफट बताइए क्या क्या हो जाएंगे। पहला हो गया लॉ कि एवरी प्लैनेट विल मूव इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन and the sun happens to be on one of the foci of that elliptical orbital motion, ठीक है। what is the second law? Second law is what? The area swept by the planet along with the sun, if we join the line of the sun and the planetary motion, the area swept in a particular time will always be equal. the same time में same area sweep होगा भाई साहब। so इसका direct आपका conclusion क्या आता है? when the sun नहीं वो बाहर वाले को नींद आ रही थी, वो बाइक चला रहा है बेचारा, गिर जाएगा, वही सोच रहा था। ओके, सो द एरिया भाई साहब क्या हो जाएगा? एरिया इज अगर इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? व्हेन द अर्थ इज क्लोजर टू द सन इट विल स्पीड अप। इसका भाई साहब स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। व्हेन द अर्थ इज क्लोजर टू द सन द स्पीड इंक्रीजेस, इट्स स्पीड विल इंक्रीज। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी टी स्क्वायर around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. तो t square is directly proportional to r cube. Are we clear on these things people? आज समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 3 हो गए आपके केपलर के लॉ। Why are we studying Kepler's law? Because आपका ये जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, that is F is equal to G m1 m2 by r का स्क्वायर, ये आ रहा है आपके केपलर के लॉ से, ठीक है। दिस इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम केपलर्स लॉ। तो केपलर भाई साहब न्यूटन के बहुत पहले ही काम कर चुके थे इस बारे में, ठीक है। और न्यूटन ने जो लॉ डिवाइस किया है वो यहाँ से ही आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स द टाइम पीरियड, टाइम का जो द टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब विच इज द एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, ओके। डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। विजय मणि बताइए क्या हो जाएगा? डैश इज रिक्वायर्ड to change the speed as well as the direction of motion of an object. Anuj, so it will be force. Force is required to change the speed as well as direction, क्योंकि speed और direction दोनों change होगा तो acceleration होगा। Force which is directed towards the center of the circle is centrifugal force or gravitational force. Bharat, so that is called centrifugal force, okay. The earth rotates about the sun in an elliptical orbit. At which point will its velocity be maximum? Yes. Huh? At A or at D? B. At D. अभी तो पढ़ाया भाई साहब, जब सन के क्लोज होता है प्लैनेट तब उसका स्पीड मैक्सिमम होता है। सो बेसिकली व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन इट्स स्पीड विल बी मैक्सिमम। क्लियर? According to Kepler, the period of revolution of a planet and its mean distance from the sun are related by the equation. तो आपका भाई साहब यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखो इक्वेशन, ये रिजल्ट कैसे आया, ठीक है। तो आपका टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो इट मीन्स व्हाट? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब?
टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब हो जाएगा। तो टी स्क्वायर बाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू के। देखो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं वी अप्लाई अ कांस्टेंट, ठीक है। सो टी स्क्वायर विल इक्वल टू के आर क्यूब, तो टी स्क्वायर बाई आर क्यूब क्या हो जाएगा भाई साहब, के, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली अ कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे टी स्क्वायर बाई आर क्यूब होगा। Observe the given figure showing the orbit of a planet around the sun and write 3 laws related to it। तो आपके 3 laws related to it मतलब क्या है, केपलर का लॉ हो जाएगा। एक हो जाएगा भाई साहब क्या, इलेप्टिकल ऑर्बिट का लॉ। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, व्हेन अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इट विल रिवॉल्व अलोंग एन इलेप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन विल हैपन टू बी इट्स वन ऑफ इट्स फोकस, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है भाई साहब, equal areas in equal time intervals। So every planet during its motion around the sun will sweep equal areas in equal intervals of time। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा भाई साहब, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब विल बी अ कांस्टेंट, नॉट टी स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है। क्लियर है। Newton's universal law of gravitation, with the help of Kepler's third law, Newton concluded that the centripetal force acting on the planet must be inversely proportional to the square of distance between the planet and sun, and hence formulated the theory of gravitation। According to this theory, every object in the universe attracts every other object। ऐसा नहीं है कि भाई साहब सिर्फ अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट में ही ग्रेविटेशन है, एवरी अदर ऑब्जेक्ट विल बी अट्रैक्टेड बाय एवरी अदर ऑब्जेक्ट। This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is proportional to the square of the distance between them, ठीक है। It is inversely proportional to the square of the distance between them। We have already seen F is equal to G m1 m2 upon r का स्क्वायर। देखिए ये जो आपका फोर्स का प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, ये जो है दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी विथ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, दैट विल बी इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। व्हाट आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या करें, जहां पे बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है फिर भी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। हमने शुरुआती तौर पे ही डिस्कस किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्स। समझ लेते हैं भाई साहब, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप देख ही चुके हैं, कोई बॉडी अगर ऊपर भी होगी, ठीक है, अर्थ के ऊपर भी होगी, अर्थ के साथ कांटेक्ट में नहीं है फिर भी उसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून और अर्थ के बीच में कांटेक्ट नहीं है फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स भाई साहब एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स विल एग्जिस्ट, मैग्नेटिक फोर्स विल एग्जिस्ट। अभी जैसे देखो समझ लो आपका ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, देयर विल बी एन अट्रैक्शन इवन इफ द पोल्स आर एक्चुअली सेपरेटेड, और देयर विल बी अ रिपल्शन इवन इफ द पोल्स आर एक्चुअली सेपरेटेड। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। और क्या हो जाएगा भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझ लो ये प्लस क्यू एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक माइनस का चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। या प्लस है और ये प्लस है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, ये माइनस है ये माइनस है तो इन दोनों के बीच में भी एक रिपल्सिव फोर्स होगा। तो देयर एग्जिस्ट अ फोर्स, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ नो कॉन्टैक्ट। व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, एनीवन, न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, अरे भाई साहब एटम होता है, एटम, ठीक है, देयर इज बेसिकली एन एटम, और एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भाई साहब इनमें के बीच में क्या है, देयर इज अ न्यूक्लियर फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन देम, ठीक है। ये सारे तमाम जितने भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं उस सारे फोर्सेस में बॉडीज के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी फोर्स एप्लीकेबल है। अगर भाई साहब मैं अगर इस मतलब किसी भी चीज को मूव कर रहा हूँ, व्हेन आई एम मूविंग द पर्टिकुलर थिंग, आई एम इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्टिकुलर थिंग, I am applying force to that particular thing. So the bodies are in contact with each other. However, here the bodies or the concerned parties are not in contact with each other. Still a force exists. और इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा भाई साहब, इट विल बी अ इनवर्स स्क्वायर लॉ विल बी एप्लीकेबल ऑन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ इज एप्लीकेबल ऑन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, और ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में होगा इंक्लूडिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है, आर वी क्लियर,
Okay, mathematically the gravitational force between any two objects is given by G m1 m2 by r का square, where G is the universal gravitational constant. m1 and m2 are mass of the two objects, r is the distance between the two objects. ठीक है, gravitational constant, the gravitational force acting between unit masses kept at a unit distance away from each other equals gravitational constant. तो आप देखो भाई साहब, अगर हमने m1 और m2 को 1 मान लिया और r को 1 मान लिया, हमने ऐसे किया था ना, देखो फोर्स विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? इट इज द फोर्स बिटवीन यूनिट मासेस केप्ट एट अ डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? इट इज द फोर्स that exists between unit masses kept at a unit distance away from each other. ठीक है, the gravitational force acting between unit masses kept at a unit distance away from each other equals the gravitational constant. यही पढ़ा था ना भाई साहब हमने. देखो F क्या होता है? F is equal to G m1 m2 by r का स्क्वायर. ठीक है, अगर हमने m1 की वैल्यू ले ली 1 kg, ठीक है, m2 की वैल्यू ले ली भाई साहब 1 kg और r की वैल्यू ले ली भाई साहब 1 मीटर, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? G इंटू 1 अपॉन 1. तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? G के बराबर. तो व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? इट इज द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन यूनिट मासेस केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, क्लियर है? दैट्स हाउ वी विल डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, द वैल्यू ऑफ G इज द ग्रेविटेशनल फोर्स acting between two unit masses kept at a unit distance away from each other. Thus in SI units the value of G is equal to the gravitational forces between two masses of 1 kg kept at a distance of 1 meter apart. ठीक है, वैल्यू ऑफ G कितना है? पढ़ चुके हैं हम 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है. आप बोलेंगे भाई साहब ये वैल्यू आया कहाँ से? हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उससे आया है. बहुत सारे वैल्यूज ऐसे होते हैं जिसको आप डिराइव कर सकते हैं फिजिक्स में. ठीक है, बट दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. डेरिवेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ. देखो किसी भी बॉडी में, यहाँ पे थोड़ा सा आपका आउट ऑफ स्कोप जाता है नॉलेज, किसी भी बॉडी को अगर सर्किल में घूम रहा है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. तो अगर कोई सैटेलाइट है विच इज मूविंग अराउंड अ प्लैनेट, there will be a centripetal force acting on that planet. ठीक है, this centripetal force will be equal to mv square by r. Now what is m? M is the mass of the satellite, v is basically its velocity and r is the radius on which it moves. ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब. Let t be the time period of revolution of the planet and 2 pi r be the distance traveled by the planet. तो आपका भाई साहब स्पीड क्या हो जाएगा? 2 pi r by t. ठीक है, ओके. सब्स्टिट्यूटिंग आप देखो भाई साहब mv square by r, तो एफ एम आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एफ एम आर क्यूब बाई टी का स्क्वायर हो गया. ठीक है, और केपलर के लॉ से हमको दिखता ही है कि टी स्क्वायर बाई आर क्यूब होता है ये. ठीक है, सो इसका मतलब टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू बेसिकली ये एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू एफ एम आर स्क्वायर. तो इसीलिए आपका एफ का वैल्यू भाई साहब कॉन्स्टेंट. ठीक है, क्या ये समझ में आया? कुछ भी नहीं समझ में आया. ओके पीपल, लेट्स से आपका एक दिस इज एन ऑर्बिट ऑन विच अ प्लैनेट इज मूविंग. इलेप्टिकल होता है बट लेट्स से, ठीक है, तो आपका समझ लो यहाँ पे सन है. ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली द सन. इफ दिस इज द सन एंड द प्लैनेट इज मूविंग अराउंड दिस ऑर्बिट. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द प्लैनेट विच इज मूविंग अराउंड द सन. ठीक है, दिस इज द सन एंड दिस इज द प्लैनेट एंड लेट्स से ये वाला डिस्टेंस कितने का है भाई साहब? r का है. ठीक है, ओके. फॉर एनी सर्कुलर मोशन टू टेक प्लेस, जैसे आप अगर किसी धागे में स्टोन को बांध कर घुमा रहे हो, वो तब तक घूमेगा जब तक आप अपनी उंगलियों से उस पर फोर्स लगा रहे हो. द मोमेंट यू स्ट्रॉटन आउट, आपने भाई साहब फोर्स लगाना बंद कर दिया, वो गिर जाएगा. ठीक है, सो जब तक आप फोर्स लगा रहे हो तब तक वो घूमेगा. एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए. अभी ये फोर्स हम कैसे निकालते हैं? समझ लो इसकी वेलोसिटी कितनी है v, और ये तो आपका r है. सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आप हायर क्लासेस में इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर एनी बॉडी टू मेक सर्कुलर मोशन. ठीक है, अगर किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना हो ही नहीं सकता. ठीक है, वो हो ही नहीं सकता है.
तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर। आर बी क्लियर? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एम वी स्क्वायर बाई आर, वेयर एम इज मास ऑफ प्लैनेट है इस बारे में तो भाई साहब, ठीक है, मास ऑफ प्लैनेट। v इज व्हाट, वेलोसिटी, वेलोसिटी विथ विच इट इज मूविंग, एंड r इज द रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या यहां तक मामला क्लियर है भाई साहब? ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है, ओके। अभी देखो समझो, ये आपने समझ लो एक चक्कर आपने मारा, प्लैनेट ने मारा, तो एक चक्कर में मारने में कितना टाइम गया भाई साहब, t, और यही हो जाएगा आपका टाइम पीरियड, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली टाइम पीरियड, ओके। एक चक्कर में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो, एक चक्कर में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो भाई साहब, 2 पाई आर जो सरकमफरेंस होता है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा भाई साहब, डिस्टेंस कवर हो जाएगा 2 पाई आर, और टाइम कितना लिया आपने, टाइम कितना लिया आपने, t, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आपका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया 2 पाई आर अपॉन टी, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। आर वी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका भाई साहब स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो आपका वेलोसिटी हो गया यहाँ पे स्पीड, और ये हो गया 2 पाई आर अपॉन टाइम पीरियड टी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। नाउ आपका ये भाई साहब हो गया v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, 2 पाई आर बाई टी हो गया ये, v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। अभी हम इस v को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, f की वैल्यू कितनी है, एम वी स्क्वायर बाई आर, तो m इंटू 2 पाई आर बाई टी का स्क्वायर बाई आर। आर वी गेटिंग दिस पीपल? v का वैल्यू डाल दिया 2 पाई आर बाई टी, और ये हो गया r, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, m यहाँ पे 2 पाई r का स्क्वायर, और ये हो गया m, यहाँ पे कितना रहा भाई साहब r, और नीचे कितना आ गया आपका t का स्क्वायर, है ना भाई, 2 पाई r का स्क्वायर ऊपर, t का स्क्वायर नीचे उतरा, ये r तो पहले से ही था, और ये m यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो आपका भाई साहब फोर्स कितना हो गया, व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स विल बी m इंटू 4 पाई r का स्क्वायर अपॉन r इंटू टी का स्क्वायर, है ना भाई साहब, r का स्क्वायर अपॉन r इंटू टी का स्क्वायर। देखो 2 पाई r है, तो 2 पाई r मतलब 2 का स्क्वायर देगा आपको 4, पाई का स्क्वायर देगा आपका पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर देगा आपको r का स्क्वायर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब m, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर बाई r टी स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी हमने भाई साहब केपलर्स लॉ से क्या देखा है, टी स्क्वायर इज इक्वल और रैदर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे, देखो टी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एक कॉन्स्टेंट इंटू आर क्यूब। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को गायब करते हैं उसको कॉन्स्टेंट से रिप्लेस करते हैं, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। तो टी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब, हाँ, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। अभी देखो यहाँ पे आओ, ठीक है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, इस आर को भाई साहब नीचे ले लो, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी m4, या तो आप एक काम कर लो यहाँ पे, ठीक है, व्हाट यू डू इज, आप भाई साहब ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, r से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऊपर और नीचे आपने r से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट डू यू गेट, m4 पाई का स्क्वायर, m4 पाई का स्क्वायर, ये r स्क्वायर इस r से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो जाएगा बोलो, r क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इंटू आर कितना हो जाएगा बोलो, r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख सकते हैं इसके, क्योंकि अल्टीमेटली वो ऊपर गया है, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस एज m4 पाई स्क्वायर बाई r स्क्वायर टी स्क्वायर बाई r का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली पूरे टपकेगा। ये टी स्क्वायर बाई आर क्यूब की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, k, सो दैट विल बी हाउ मच, m4 पाई r स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू k। क्लियर, क्लियर, क्लियर भाई साहब, ठीक है। तो f की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, m4 पाई स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू k, ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, m क्या है, कांस्टेंट है,
भाई साहब मास ऑफ प्लैनेट तो कांस्टेंट ही रहेगा, किसी भी चीज़ का मास चाहे वो जितना भी छोटा हो या जितना भी बड़ा हो, मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। सो एनीथिंग विल हैव अ कांस्टेंट मास, तो मास तो आपका कांस्टेंट हो गया, 4 एक कांस्टेंट हो गया, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, के आपने पहले ही देख लिया भाई साहब कांस्टेंट, T²/r³ केपलर के थर्ड लॉ से, ठीक है, फ्रॉम केपलर के थर्ड लॉ से भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली अ कांस्टेंट। तो इसका मतलब इस पूरे चीज में देखो, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। आप बोलोगे ये भी तो कांस्टेंट होगा, नहीं, ये कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है और सन से प्लैनेट की दूरी भाई साहब चेंज हो रही है। हमने ये जो माना है ये एवरेज डिस्टेंस माना है, लेकिन ये आपका चेंज होता रहेगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ये चेंज नहीं होगा। 4 चेंज नहीं होगा, π² की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 22/7 ले लो या 3.14। आपका k का वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि k कांस्टेंट है T²/r³। तो आपका भाई साहब मुद्दे की बात करें तो सिर्फ यही चेंज होगा जब भी हम इस कांस्टेंट, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, F = लेट से एक बड़ा k डैश लिख दिया हमने इस पूरे के लिए अपॉन r²। तो अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी क्या लग जाएगी, बोलो, 1/r²। यही आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस इज बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर हम बोलें कि न्यूटन ने थोड़ी बहुत चोरी की थी तो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि केपलर ने ये जो लॉ दिया था, न्यूटन ने दिखाया इसको कि मैंने अर्थ और मून से रेडियस निकालकर इसको किया है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो केपलर ने जो लॉ दिया था बहुत पहले न्यूटन के, उससे ये इनवर्स स्क्वायर लॉ डिराइव हुआ है, ठीक है। न्यूटन ने चीज़ों को जोड़ा, केपलर T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ये सिर्फ उनका ऑब्जर्वेशन था, बट ही डिडंट गिव एनी लॉस, ठीक है। ही जस्ट ऑब्जर्व दैट द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ दैट प्लैनेट फ्रॉम द सन। That was just his observation, but he did not give any laws. It was Kepler who basically gave this formula based on which Newton devised a law. ठीक है, जब तक न्यूटन आए थे भाई साहब तब तक आपका, और न्यूटन के हिसाब से ही आपका ये F = mv²r होता है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को एक सेंटर में घूमने के लिए mv²/r फोर्स लगता है। m उस बॉडी का मास हो गया, v उस बॉडी का वेलोसिटी हो गया और r उस बॉडी का रेडियस हो गया। सो इफ लेट्स से दिस इज बेसिकली एन ऑर्बिट, और ये आपका सन हो गया, ये हो गया आपका r, ये हो गया मास ऑफ प्लैनेट, लेट्स से इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v। सो आपका भाई साहब f क्या हो जाएगा, mv²/r। क्लियर है? अभी हम v की वैल्यू अगर देखते हैं भाई साहब, तो समझो यहां से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये चक्कर मार के मैं यहां पे आया, तो एक चक्कर के लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। तो दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज व्हाट पीपल, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। क्लियर है? हमारा टाइम पीरियड कितना है? नहीं, 365 नहीं है। हमारा टाइम पीरियड कितना है? एनीवन? टाइम पीरियड कितना है एज अ प्लैनेट अर्थ का? टाइम पीरियड कितना है पांडे जी, पिंकी? 24 आवर्स, 24 घंटे में अर्थ पूरा घूम जाता है। 24 आवर्स में बरसात भी हो जाएगी और समर भी आ जाएगा और फिर विंटर भी हो जाएगा। बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन यू गेट सीजन्स। 24 घंटे में सब आ जाता है उनके हिसाब से। बाहर मिलके बता कैसे आता है, बोलो भाई जल्दी। हाउ मच इज द टाइम पीरियड? नोबडी नोज। अर्थ का पूछ रहा हूं, किसी दूसरे प्लैनेट का नहीं। ये बहुत क्लोज आए थे लेकिन थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। थ्री 366 डेज तो कहाँ है? 366 डेज नहीं मानते हो भाई साहब? ओके, इट इज 365 1/4 डेज। भाई साहब ये तो एकदम बचपन वाला सवाल पूछ रहा हूं आपसे। 365 1/4 डेज, इसका मतलब क्या होता है? 365 डेज तो समझ में आता है, 1/4 हाँ नहीं, लीप ईयर बाद में आता है। हाँ 6 आवर्स, कौन बोला भाई साहब? 6 आवर्स कैसे? अरे भाई साहब 1/4 को तुम ये दिन मान रहे हो ना, तो 1/4 दिन कितना हो जाएगा? 1/4 × 24 तो 6 आवर्स। तो 365 डेज एंड 6 आवर्स। इसीलिए आपका लीप ईयर आता है
लीप ईयर क्या करते हैं भाई साहब, हम मान लेते हैं कि एक दिन में, एक साल में 365 दिन है, तो आप ये 1/4 कहाँ डाल रहे हो, कहाँ एडजस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट एडजस्टिंग इट राइट। तो आप क्या कर रहे हो भाई साहब, 4 साल बाद 366 कर दे रहे हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमिंग अ कैलेंडर। कैलेंडर में कैसे आप 1/4 दिन को ठूसेंगे, उसमें भाई साहब 1/4 डेज आप ठूस ही नहीं सकते। एक दिन होगा भाई साहब, एक दिन को आप 1/4 में डिवाइड नहीं कर सकते, या तो एक पूरा दिन होगा या तो नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं, 4 साल तक 365 डेज लेते हैं और 4 साल तक उस 1/4 को ऐड करोगे अगर, तो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा कितना हो गया, 24 घंटा। मतलब एक दिन का तुमको डेफिसिट मिल रहा है और ये बन जाएगा 366, मतलब उस साल 29 फरवरी आएगा। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो आपका रेवोल्यूशन होता है भाई साहब। ये सब एकदम लल्लू पंजू बातें हैं, आई एम वेस्टिंग माई टाइम इन सेइंग दिस। ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है, ये तकलीफ है। ओके चलिए भाई साहब, आपका ये हो गया। तो अर्थ इज रोटेटिंग, सॉरी अपना अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन। तो अर्थ पे भाई साहब कितना फोर्स लग रहा है, या किसी भी प्लैनेट पे कितना फोर्स लग रहा है, mv²/r। ये मैं जरूर बोलूंगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर नॉलेज है, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में हो, ये चीज़ आप नहीं पढ़ते हैं, आप 11th में इसका डेरिवेशन देखते हैं। लेकिन किसी भी बॉडी को अगर घूमना है, किसी भी बॉडी को अगर सर्कल में घूमना है, तो उस पर लगती हुई फोर्स का वैल्यू क्या होगा, mv²/r, where m is the mass of the body, v is the velocity of the body and r is the radius, average distance of the body from the center in which it is revolving. Are we clear to these things people? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब अगर हम v की वैल्यू देखते हैं, v है क्या, स्पीड है ना, v क्या हो जाएगा। तो आपने एक चक्कर मारा तो कितना डिस्टेंस कवर किया, बचपन में पढ़ चुके हो भाई साहब, डिस्टेंस कितना होता है एक रेवोल्यूशन में, 2πr। और नहीं, पाई r² भी नहीं होगा, वो एरिया है, वो अंदर का एरिया है। एक अगर समझ लो तुमने धागा लिया, धागा, ठीक है, और उस धागे से तुम एक सर्कल ऐसे बना रहे हो, तो उस धागे का जो लेंथ होगा वो सर्कल में कितना आएगा, 2πr। ठीक है, आप बोलोगे भाई साहब ये तो लेंथ ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे ही आप उसको सर्कल बोल रहे हो 2πr क्यों बोल रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो अ लिटिल आउट ऑफ योर स्कोप ऑफ नॉलेज। ठीक है, कभी इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करना कि भाई साहब समझ लो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ 10 सेंटीमीटर का लेंथ है, 10 सेंटीमीटर का लेंथ है, इसको गोल कर दिया मैंने, ठीक है, कितना रहेगा ये, 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि इसका वैल्यू होगा 2πr, और ये 2πr की वैल्यू क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। ये कहाँ से हो गया, हाउ इज दिस कमिंग, ये पाई कहाँ से ठूस दिया आपने। ठीक है, इन्वेस्टिगेट ऑन दिस। ठीक है, वाई विल यू डू दिस, क्या कहाँ से आ रहा है ये, और ये पाई है क्या। ठीक है, तो कंफ्यूज आप मत होइए, क्योंकि देखो पाई किसको बोलते हैं हम, पाई इज बेसिकली एक रेडियन की वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब जब आपका ये भी आर हो, ये भी आर हो और ये भी आर हो, तब आप बोलेंगे भाई साहब ये दिस इज 1 रेडियन। ऐसे ही आपके पाई रेडियंस होते हैं, तो यू विल गेट कंफ्यूज। लेट्स जस्ट स्टिक टू वन फॉर्मूला आउट हियर कि आप भाई साहब एक सरकमफरेंस में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 2πr, और एक सरकमफरेंस के डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड, दैट इज t। ठीक है, तो आपका भाई साहब स्पीड क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो 2πr अपॉन t। ठीक है, चलिए भाई साहब इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू m। फिर से आपको कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डेरिवेशन है, लेकिन हो सकता है आपसे पूछा जाए कि भाई साहब केपलर्स लॉ से बताइए कैसे आपका, हाउ आर वी गेटिंग न्यूटन्स लॉ। न्यूटन ने मेरे हिसाब से चोरी की है थोड़ी सी। ठीक है, भले ही उन्होंने बोला कि भाई मैंने ना अर्थ और सन का, सॉरी अपना अर्थ और मून का देखा है, मून का 29 डेज अप्रॉक्सीमेटली होता है पीरियड ऑफ रोटेशन, वहाँ से मैंने कैलकुलेट किया इसको। ही हैज शोड दिस एज वेल, उनके एक्सपेरिमेंट्स ने ऐसे बताया है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ ये पहले ही आ चुका था बाई केपलर, एंड इट केम ऑलमोस्ट अ सेंचुरी बिफोर न्यूटन। तो गलत नहीं है न्यूटन, अगर उन्होंने कोई फॉर्मूला दिया है विच इज एप्लीकेबल स्टिल टुडे and is applicable to all things, Kepler stopped there and Newton took over from there। ठीक है, so he basically he मतलब उस लॉ, उसको एक लॉ का नाम दिया उन्होंने। ठीक है, तो mv²/r, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m 2πr/t इसका स्क्वायर अपॉन r। समझ में आ रही है, ओके। चलिए भाई साहब इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे, m 4π²r² t का स्क्वायर, और ये r, इसको हमने r से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने r से मल्टीप्लाई किया,
m4 पाई स्क्वायर r क्यूब बाई r का स्क्वायर t का स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आ रहा है भाई साहब? r स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया? r क्यूब, r इंटू आर क्या हो गया? r स्क्वायर, और ये क्या हो गया? कैपिटल T स्क्वायर। मामला समझ में आ रहा है? देखो ये क्या हो गया? मास ऑफ द प्लैनेट और अर्थ, ये कांस्टेंट रहने वाला है 4, दिस इज अ नंबर विच इज अ कांस्टेंट। पाई का स्क्वायर अगेन नंबर विच इज अ कांस्टेंट, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे आर क्यूब बाई टी का स्क्वायर है। देखो केपलर भाई साहब क्या बोल रहे हैं? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं देखो, तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं भाई, उल्टा लिख दो क्या जाता है, ठीक है। तो आर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? के इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भाई साहब? कांस्टेंट के। क्लियर 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 क्लियर, ओके। तो इस आर क्यूब बाई टी स्क्वायर को आप लिख दो m4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट के अपॉन आर का स्क्वायर। क्लियर क्लियर है भाई साहब? दिस इज बेसिकली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी आप ध्यान से देखो, m क्या हो जाएगा? मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट, 4 नंबर कांस्टेंट, पाई स्क्वायर नंबर कांस्टेंट, k तो कांस्टेंट है ही। k जो कांस्टेंट है वो कहां से आ रहा है? केपलर के लॉ से आ रहा है, ठीक है। और आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हर एक घूमता हुआ प्लैनेट का भाई साहब क्या होता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। और एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब कभी उसका डिस्टेंस सन से ज्यादा होता है, कभी कम होता है, सन से ज्यादा होता है, कभी कम होता है। क्लियर है? तो आर विल नॉट बी अ कांस्टेंट। जो चीज कांस्टेंट नहीं होती है उसकी प्रोपोर्शनैलिटी हो जाती है। तो हमारा ये जो फॉर्मूला आया m, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 पाई, किधर गया भाई साहब? 4 पाई स्क्वायर k बाई आर का स्क्वायर। इस पूरे को हम क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट। तो f इज इक्वल टू, लेट से अभी हमने क्या लिया था भाई साहब? k, तो बड़ा बड़ा कोई k ले लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट अपॉन आर का स्क्वायर। इस कांस्टेंट को अगर हम हटाएंगे तो हम इसको प्रोपोर्शनलिटी में क्या लिखेंगे? 1 बाई आर स्क्वायर। और यही आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। फॉर ऑल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस द फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रादर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज कंसर्न, ठीक है। वो चार्जेस भी हो सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। ये सारे तमाम जो हैं आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप भाई साहब किसी चेयर को धक्का दे रहे हैं तो उस पर आप कॉन्टैक्ट लगाकर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसमें ये इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं लगेगा। किसी दरवाजे को आप खोल रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट लगाकर उसको खोल रहे हैं, जहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट दे रहे हैं वहाँ पे ये फोर्स अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे ही ये फोर्स अप्लाई होगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब मैं इस दीवार को पुश कर रहा हूँ, इस दीवार को पुश कर रहा हूँ, सारा दिन पुश कर रहा हूँ, दीवार हिलेगी भाई साहब अपनी जगह से? नहीं, ठीक है। सो विल देयर बी अ फोर्स? क्या मैं फोर्स लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ? तो क्या वहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स हो रहा है? क्या हम उसको कॉन्टैक्ट फोर्स मान सकते हैं? देखो भाई साहब, तुम लोगों में पढ़ा चुका हूँ, तुम लोग बिल्कुल डल दिख रहे हो। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मैंने शुरुआती तौर पे आपको बोला था, कुछ याद नहीं है भाई साहब। फोर्स आपका 2 होता है, कॉन्टैक्ट और भाई साहब हो गया आपका नॉन कॉन्टैक्ट। 9th स्टैंडर्ड में आपको बोल रहा हूँ 25% सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है। 25% यूनिट 1 का सिलेबस खत्म हो जाना मतलब 25% आपका खत्म हो चुका है। इट्स टाइम फॉर यू टू नाउ जंप इन टू योर स्टडीज़। डोंट वेट फॉर एनी मैजिक टू हैपन हियर। आपका भाई साहब पैरेलली अगर पढ़ाई नहीं चल रहा है तो यू आर हेडिंग फॉर अ डिज़ास्टर, एंड आई डोंट नो हाउ एल्स टू मॉडिफाई दिस एंड टेल इट टू यू। आप बोल सकते हैं कि मैं जो नोट्स भेजता हूँ, अरे इसमें तो क्वेश्चन कुछ और ही आया है, ऐसा ही होगा भाई साहब। गए वो दिन जब आपका भाई साहब, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, आपके बुक के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर हैं वही से आएंगे, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। अभी ये तो 8th स्टैंडर्ड से ही नहीं होगा। आप जिस प्रोग्राम में है वो NEP प्रोग्राम है भाई साहब, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन फ्रेम आउट होगा वो हमेशा आपके ऐसे ही फ्रेम आउट होंगे जहाँ पे आप अप्लाई कर सके अपने नॉलेज को, ना कि भाई साहब रट के जाएँ और उड़ेल दें, नहीं चलेगा भाई साहब वो, ठीक है। सो प्लीज़ चेंज योर सेल्फ। आपका भाई साहब ऑलमोस्ट 25% सिलेबस खत्म हुआ है। आप अपने से खुद से पूछिए आपने कितना ख़त्म किया है। आपके स्कूल में भी लगभग उतना ही ख़त्म हो गया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू आस्क योर सेल्फ, क्योंकि आपके भाई साहब 24-25 तारीख से आपका चालू हो जाएगा, बाकी सब लोगों का भी इर्द गिर्द ही चालू होगा। सो हाउ प्रिपेयर्ड आर यू? इज़ योर 25% डन एज अ सिलेबस? थिंक अबाउट इट, एंड इफ इट इज़ नॉट डन देन यू आर हेडिंग फॉर अ डिजास्टर।
ओके, तो आपका भाई साहब फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या आ जाएंगे, बस कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या आ जाएगा बोलो, ये क्या है, पुश, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं चू मंतर मानूं तो उस पर फोर्स आएगा क्या, नहीं ना भाई साहब, उसको जाकर धक्का देना पड़ेगा तभी जाकर फोर्स आएगा। किसी दरवाजे को खोलने के लिए जो पुश करते हैं आप या पुल, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, अ कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना भाई साहब। और व्हाट एल्स, पुश पुल हो गया भाई साहब, और क्या, व्हाट एल्स, हाँ, वजन उठाना, तो वो क्या हो जाएगा, उठाना मतलब पुल ही हो गया ना। यू आर एक्चुअली पुलिंग अ थिंग, यू आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, सो यू आर पुलिंग अ थिंग, तो पुल में आ गया वो फोर्स। तो आपका तीसरा वाला फोर्स आता है भाई साहब आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी ऑलवेज अपोजिंग द फोर्स दैट यूर, किसी भी चीज को अगर आप इधर ढकेलना चाहते हो तो फ्रिक्शन आपके पीछे इधर करेगी। आप अगर भाई साहब साइकिल चला रहे हैं, जब तक आप पैडल मारते रहेंगे साइकिल चलती रहेगी, अनटिल अनलेस ढलान ना हो। अगर आपका भाई साहब स्ट्रेट रोड हो, तो अगर आप साइकिल में पैडल करना बंद कर देंगे तो साइकिल भी रुक जाएगी, विदाउट ब्रेक मारे ही थोड़ी जगह आगे पे जाके रुक जाएगी। क्यों, वाई, बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टायर्स एंड यू। आप अगर 1 घंटा साइकिल चलाएंगे तो थक जाएंगे, क्यों, वाई, इन स्पाइट ऑफ भाई साहब आपने गियर में सारा ऑयल दिया के रखा होगा, एकदम स्मूथ मूवमेंट हो रहा है, फिर भी आप थक जाएंगे, वाई, अगर आप 1 घंटा साइकिल चलाएंगे, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपका ये जो विंड का स्पीड है ये भी एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है फॉर लाइटर ऑब्जेक्ट्स। जैसे साइकिल में आपका अफेक्ट आएगा, शायद बाइक में ना आए या 4 व्हीलर में ना आए, लेकिन साइकिल में इसका इफेक्ट आएगा। आप खुद भी जब चलेंगे तो भी उसमें इफेक्ट आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स एयर से भी होता है और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा मेनली ग्राउंड से होता है, ठीक है। आपके जितने भी टायर्स बनते हैं उस टायर्स में वो जो ऐसे फ्लैट टायर्स नहीं बनते हैं ना भाई साहब, ऐसे बनते हैं ना, ठीक है, इनमें होल्स रहता है ताकि ग्रिप आए, ग्रिप आए मतलब फ्रिक्शन बढ़े, ठीक है। ये जो आपके C8 टायर्स का एडवर्टाइजमेंट आता है ना, कोई पान खाते हुए जा रहा है, कर्र से आके रोका उसने, ये इंडिया के रोड्स हैं और ये इंडिया के लोग हैं, ठीक है। तो वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब इमरजेंसी में अगर ब्रेक मारना पड़े तो C8 टायर एक इफेक्टिव टायर है, जिसको इसका ब्रेक लगता है क्योंकि इसका फ्रिक्शन ग्राउंड के साथ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर समझ लो भाई साहब किसी बॉडी को आप मूव करा रहे हैं एयर में, तो फ्रिक्शन उसका ग्राउंड के साथ नहीं लग सकता, उसका फ्रिक्शन एयर के साथ ही लगेगा। क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके। सो ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट एल्स, डू वी हैव एनी काइंड ऑफ अदर कॉन्टैक्ट फोर्सेस पीपल, हाँ। मस्कुलर फोर्स इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चा। मस्कुलर फोर्स आप इफेक्ट, जैसे समझो भाई साहब इसको मुझे धक्का देना है तो आई विल हैव टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद हिम। मस्कुलर फोर्स तो मेरे यहाँ पे भी है, तो मैं अगर ऐसे करूँ तो ये जाएगा क्या, तो अभी क्या मसल का फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना भाई साहब, आई एम अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स, बट इज ही मूविंग, नो, until as I actually touch his body and push him, he will not move, right? So muscular force is applied by your muscles, it will cause contact force, but contact force, muscular force अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। contact force मतलब when the bodies are coming in contact with each other, when the bodies are coming in contact with each other, तभी जाकर आपका contact force applicable होगा। muscular force आपके internal है भाई साहब। आपको गुस्सा आता है, मुझे तो बहुत आता है, ठीक है। गुस्सा आता है तो क्या मतलब आपके मसल्स तन जाते हैं कि नहीं, एकदम, ठीक है। बट जिस पे गुस्सा आ रहा है वो तो मौज में है भाई साहब, क्या फ़र्क पड़ता है उसको, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड, अगर आपको फोर्स का डिमेंशन देखना है तो यू विल हैव टू एक्चुअली अप्लाई कॉन्टैक्ट, तो वरना वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर द वंस इन विच द बॉडीज एक्चुअली हैपन टू गेट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। कोई बहुत बड़ी गाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रहा है भाई साहब जोर से, ठीक है, और ये कार जा रहा है, दोनों कांटेक्ट में नहीं है, कुछ नहीं होगा भाई साहब, दोनों अपने अपने रास्ते। एक सामने के आ गया भाई साहब, देखा ही कुछ दिनों पहले क्या हो गया, ठीक है। सो 300 लोग भाई साहब चुटकियों में खत्म हो गए, ओके। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, व्हाट आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, क्या होते हैं भाई साहब, व्हाट आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो आपका पहला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एक हो गया भाई साहब आपका मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा हो गया भाई साहब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा हो गया आपका न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स इन तीनों से कैसे डिफरेंट है, आई वेदांत, क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, बोल पिंकी, सोहम, अरे वाह, हाँ सही बोल रहा है, हाँ। और बाकी वाले सही पॉइंट पकड़े हो भाई साहब।
अब फिसलो मत। अरे भाई तूने आंसर सही दिया है, आगे बोलना। मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि डिफरेंस क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, तो अब बता डिफरेंस। तूने ग्रेविटेशनल फोर्स की तो बात कर ली, इनकी बात कर, अभी मिल जाएगा तेरे को पॉइंट। दोनों साइड से क्या अप्लाई होता है? अरे तुम कहाँ फिसल रहे हो यार, तुमसे इतनी उम्मीद लगा लिए थे हम। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। समझ में आ रहा है ये तुमने सही बोला। दूसरों के बारे में बताओ ना, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, अगर भाई साहब दो ऑपोजिट पोल्स को लाओगे रिपल्स करेगा। अगर दो ऑपोजिट चार्जेस को लाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो रिपल्स करेगा। अगर भाई साहब न्यूक्लियर फोर्स भी ऐसा ही है, न्यूक्लियर फोर्स में भी दो एटम्स के बीच में ऐसा ही होगा, ठीक है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट ओनली हैज वन डायमेंशन, वो दोनों डायमेंशन में काम नहीं करेगा। अदर कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। तो तुम्हारा ये बोलना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर सही था, लेकिन उसके बाद तुमको ये बोलना है कि दीज फोर्सेस आर बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो ये समझ में आ गया बस। अब केपलर का डेरिवेशन नोट बनाइए, बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन को आते देखा है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से आप ग्रेविटेशनल लॉ कैसे डिराइव करते हैं? देखो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा, लेकिन एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, ये डिराइव होगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, ये डिराइव होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इनवर्स स्क्वायर लॉ किस पे एप्लीकेबल है? कौन सारे फोर्सेस पे एप्लीकेबल है? इसको तो सच्ची में पुश करना चाहिए बस। इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन से में एप्लीकेबल है? तो दूंगा ना एक तो। देख रहे हैं भाई साहब, इनवर्स स्क्वायर लॉ किस में एप्लीकेबल है? देखो 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 भाई साहब, इधर एंटरटेनमेंट सेशन चल रहा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहां एप्लीकेबल है? नशीली पदार्थों का सेवन तो नहीं करते हैं आप लोग, है ना? ऐसे लग रहा है भाई साहब। अरे भाई 2 मिनट पहले तो पूछा मैंने, कहां पे लगता है? हाँ, धन्य हो महाराज। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में लगता है। कॉन्टैक्ट फोर्स अभी तो टेबल से दिखाया भाई साहब, पुश पुल पता नहीं का एग्जाम्पल दिया हमने। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है। भारत का भविष्य अंधकार में है भाई साहब, बहुत बड़े अंधेरा है। ओके, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, हम अभी तक सेंटर ऑफ कोर या अर्थ के सेंटर पे अभी तक जा नहीं पाए, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एकदम सेंटर पे आपका ग्रेविटी है, ठीक है। तो कहाँ है तब से एक ही आँख दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब ये अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट। हर चीज़ का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना भाई साहब? तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है तो करेगा ही। द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टूवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के सेंटर से भाई साहब ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। आपके जितने भी बिल्डिंग्स हैं भाई साहब, अभी जो बरसात का मौसम चलने वाला है 4-5 महीने, ठीक है, और उसी बरसात से आपको जो पानी मिलने वाला है, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो आपको पानी नहीं मिलता था, ठीक है। द रीज़न वाई द रेन और द वाटर इन द क्लाउड्स इज ड्रॉपिंग ऑन द ग्राउंड इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। वो नीचे गिर रहा है, वरना उड़ जाता था वो, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप जितनी भी चीज़ों को देखोगे, आपके ग्राउंड, आप जो बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, ये सारा का सारा ग्रेविटेशन का भाई साहब कमाल है, ठीक है। आपके बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है वो भी ग्रेविटेशन से हो रहा है। ये आपने खाना निगला और ये भाई साहब पेट में गया। जो लोग एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है खाना कैसे खाना है, क्योंकि भाई साहब वो जब स्पेस शिप्स में होते हैं तो ऐसे उलट रहते हैं। एक तो खाना खाना ही बहुत मुश्किल है, वो सॉलिड फूड खा ही नहीं सकते हैं, लिक्विड फूड ही लेना पड़ेगा। और कहीं कैन खोलते हुए अगर लिक्विड निकल गया तो लिक्विड ऐसे पूरा उड़ेगा। ऐसा सोचिए भाई साहब, माजा उड़ा ऐसे, हाँ ऐसे ही उड़ेगा, ठीक है। द लिक्विड इन द कैन विल एक्चुअली फ्लोट अराउंड, ठीक है। सो उनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि स्पेस शिप्स में आपको खाना कैसे खाना है, क्योंकि आपके भाई साहब बॉडी में जो खाना खा रहे हैं वो ग्रेविटी से नीचे नहीं जाएगी, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो वो फ्लोट होता ही रहेगा यहाँ पे। हाँ ऐसा ही होगा, फिर आपको उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। खैर, सो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट
टूवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। एज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, it is due to this force an object falls vertically downwards on the earth and the moon and the satellites revolve around the earth, ठीक है। तो इसी फोर्स के लिए भाई साहब एक ऑब्जेक्ट भाई साहब वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करता है, मून और सारे ऑब्जेक्ट्स भी भाई साहब आपके इसी के वजह से अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। check your grasp, law of gravitation gives gravitational force between between अरे वो छोटा वाला सॉन्ग किधर गया, आया ओके, हाँ आप सिर्फ आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैंने तेरे को वहां पे जाट के बैठने को नहीं बोला था, मैंने बोला था उससे अलग बैठ, कहीं भी बैठ सकता था इधर। हाँ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास द अर्थ एंड अ पॉइंट मास ओनली। हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का नाम ही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ये स्टेट करता है यूनिवर्स में दो कहीं भी बॉडीज हो, जरूरी नहीं वो अर्थ से रिलेटेड हो, कोई भी दो बॉडीज में ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज, ठीक है। सो एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, अगर कोई बॉडी का कुछ मास है तो भाई साहब उसमें, जैसे तुम देखो तुम्हारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, इस ग्रेविटी की वजह से तुम्हारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, वरना ये एटमॉस्फेयर रहता ही नहीं। एटमॉस्फेयर का जो लेयर है above the surface of earth, the reason why it is above the surface of earth is because the gravity has pulled the air molecules towards earth, otherwise you will not be able to get oxygen. So this would be any two bodies having some mass, okay। अरे का हो गया, if mass of one of the two objects is doubled, then gravitational force acting between the two will be doubled as well। why भाई साहब, क्योंकि F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो अगर हमने एक का मास डबल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2m1 अपॉन m2 हो जाएगा भाई साहब। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डबल हो गया, ठीक है। अगर m1 का 2m1 हो जाता है एक का, तो f का 2f हो जाएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? नहीं। देखो f की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, अरे बोलो भाई साहब, g m1 m2 बाई r का स्क्वायर, ठीक है। g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ वन बॉडी मास ऑफ द अदर बॉडी अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया f। अगर भाई साहब m1 का हमने कर दिया क्या, 2m1, ठीक है, तो ये हो जाएगा f डैश दैट विल बी इक्वल टू g 2m1 m2 बाई r का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2g m1 m2 बाई r का स्क्वायर। ये जो g m1 बाई m2 बाई r का स्क्वायर है, ये क्या हो गया भाई साहब, 2f है, ठीक है। तो f डैश इज इक्वल टू 2f, मतलब जैसे ही आपने मास को डबल किया आपका फोर्स भी भाई साहब क्या हो गया, डबल। समझ में आ रहा है? ओके, क्या हो गया भाई साहब इसको, जाओ गो हम, हेलो